अस्सलामुअलैकुम। हेमोडायनामिक्स डिसऑर्डर थ्रोम्बोसिस एंड शॉक पैथोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जो स्लाइड्स हैं वो अराउंड 50 हैं और हम कोशिश करेंगे कि हाफ हाफ करके इनको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमने उनको देखना है। डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी गलती से होते हैं और जो फिजियोलॉजिकली हो जाते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस करना है। एडिमा क्या होता है? देखो, पहले बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ ली हैं पहले से, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, तो वही थोड़ी सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो ज़रा क्लियर रहे दिमाग में, कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो एडिमा क्या होता है वो, और इसके जो कॉजेज़ हैं और इसका सारा सिस्टम हमने पढ़ना है। एडिमा बेसिकली होता है कि भाई आपके एक्यूमुलेशन हो जाए किसी फ्लूइड के इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो हम उसको कहते हैं भाई एडिमा हो गया। अब शुरू से पढ़ते हैं। इसका अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द लीन बॉडी वेट इज़ वाटर। आपकी लीन बॉडी वेट का 60% जो है पानी होता है, जिसमें से 2/3 यानी 40% जो है वो आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है और 20% जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। और उस 20% में से भी आपके पास 15% आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है और 5% आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये जो थी, ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन थी अराउंड योर बॉडी। अच्छा, एडिमा इज द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड द बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के अंदर जब आपके पास कोई फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में या बॉडी कैविटीज़ में, तो उसको हम एडिमा कह रहे हैं। एडिमा दो तरीके का होता है, एक लोकलाइज्ड होता है, एक जनरलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड यानी वो एक स्पेसिफिक पार्ट में होगा। जैसे अगर थोरैक्स में होगा तो हम उसको हाइड्रोथोरैक्स बोलेंगे, पेरिकार्डियम में होगा तो हम उसको हाइड्रोपेरिकार्डियम बोलेंगे। स्लाइड ज़्यादा आगे चली गई हैं। सॉरी। ठीक है। और जनरलाइज हम उसको बोलेंगे कि जो एक इंटायर बॉडी में हो जाए या कहीं पे भी अपनी मर्जी से। जनरलाइज यानी पूरी बॉडी में कहीं पे भी, लोकलाइज यानी स्पेसिफिक पार्ट पे। जैसे अगर पेरिकार्डियम है तो हाइड्रोपेरिकार्डियम, पेरिटोनियम है तो हाइड्रोपेरिटोनियम, इस तरीके से। तो हमारे पास दो होते हैं। जो जनरलाइज्ड होता है उसको हम कहते हैं एनार्स का, एनसार का, सॉरी। ओके, आगे। पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा। एडिमा के जो है वो पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं? मेन कॉजेज़ क्या होते हैं कि आपके अगर इंट्रासेलुलर इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए तो भी आपको जो है एडिमा हो सकता है। परमेबिलिटी ऑफ द वेसल्स बढ़ जाए तब भी हो सकता है। उसको हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं कि एक जो ऊपर पिक्चर है वो नॉर्मल जो आपके पास नेट फ्लो है उसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिलरीज का साइज़ देख लो, एट्रियोल्स का देख लो। तो जहाँ पर वेन्यूल है जो नॉर्मल है, उसमें क्या है, उसमें जो आपका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है एट द साइड ऑफ वेन्यूल इन द नॉर्मल, इन द ए पिक्चर ए नॉर्मल। ठीक है, तो आपके पास वेन्यूल में जो आपका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है, वैसे ज़्यादा है, क्वांटिटी में वो ज़्यादा है, दोनों प्रेशर हो रहे हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी है वहाँ पर और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कम है इन द वेन्यूल। जबकि आपके आर्ट्रियोल में आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है। और इन बिटवीन द कैपिलरीज जहाँ पे मटेरियल ने एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा न्यूट्रिएंट्स ने एक्सचेंज होना है, वहाँ पर जो है वो ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं इन द एरिया ऑफ कैपिलरीज। इस वजह से जो इनका साइज़ है वो भी नॉर्मल है। लेकिन जब आपके पास एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, तो क्या होता है कि आपके पास उल्टा होने लग जाता है। जहाँ पर वेन्यूल में आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका जो वेन्यूल है वो सूज गया है, स्वेल हो गया है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड डिपॉजिट हो चुका है। और जो आपके पास आर्ट्रियोल है वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हद से ज़्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बहुत कम है। सेम गोज़ फॉर कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर भी यही हो रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है। लिक्विड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी लिक्विड का जो स्टे करने का प्रेशर है, जो टाइमिंग है, वो बढ़ गई है। और जो कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर है, गुजरने का वक्त वो जो है बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पे जो है एडिमा इस तरीके से जो एक्सप्लेन किया गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा कब होता है कि जब आपकी सोडियम, अब आप एक्सेसिव सॉल्ट ले लेते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन की जो सिक्रेशन है बढ़ जाती है, तो किडनीज़ में यूरिन पास ना होने की वजह से, और यूरिन के साथ ही ये सॉल्ट वगैरह सब निकल रहे होते हैं ना, तो आपकी किडनीज जो है वो स्वेल कर जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ही आपके पास वेजल्स के अंदर होता है कि जब आपकी वेजल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। परमिएबिलिटी बढ़ गई यानी वो जा भी ज़्यादा सकता है और आ भी ज़्यादा सकता है लिक्विड। तो बस ये वाली बात है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लिम्फेडिमा क्या होता है? जब लिम्फेडिमा यानी जो आपके लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो, लिम्फेटिक्स के अंदर जो है वो क्लियरेंस, वो लिम्फ जो है वो क्लियर नहीं हो रही। हमारी पूरी बॉडी में से लिम्फ क्लियर होता रहता है ना, जहाँ जहाँ पर भी लिक्विड होता है एक्स्ट्रा,
वो क्लियर होता रहता है। जब वो लिम्फ क्लियर नहीं होता और किसी एक जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हम उसको कहते हैं कि लिम्फेडिमा हो गया है। अभी कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स एंड इम्पेयर्ड क्लियरेंस ऑफ लिम्फ। जो मैंने बात की कि अगर आपके पास लिम्फ क्लियर नहीं हुआ अच्छे तरीके से इंटरस्टिशियल स्पेसेस से, या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई लिम्फेटिक्स की, तो भी आपको लिम्फेडिमा हो जाता है। टिपिकली दिस इज अ लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडिमा इन्वॉल्विंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इन। तो टिपिकली ये लोकलाइज्ड फॉर्म होती है एडिमा की। अच्छा, आपने वो देखा होगा, बाज़ लोगों के जो है एक टांग बहुत, एलिफेंट लेग हम उसको बोलते हैं, बहुत इतनी सूज जाती है, इतनी सूज जाती है कि वो एलिफेंट लेग लगने लगता है, वो बहुत भारी मोटी सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा टी में शोज़ में भी देखा होगा, लोग लेकर आते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है, हमारी हेल्प कर दें एक्सेट्रा। उसमें भी यही होता है कि मैसिव लेग एडिमा उसको बोलते हैं। उसमें लिम्फ नोड्स हद से ज़्यादा जो है वो भर जाते हैं लेग के अंदर, हद से ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। वो भी इट्स अ काइंड ऑफ एडिमा, वो एडिमा है वो, जो आपके लेग के अंदर इतनी स्वेलिंग हो गई जिसको हम लिम्फ एलिफेंटाइसिस बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके इंग्वेलन लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं बाय द फिलेरियल वॉर्म, बाय द इशू ऑफ फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, दूसरा एडिमा कौन सा होता है? एडिमा ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक बाय कैंसर सेल्स। जब आपके ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो जाता है और लिम्फ नोड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, एक जगह गुठली बन जाती है, तब भी जो है वो आपको लिम्फेडिमा हो जाता है ऑफ द ब्रेस्ट। इस तरीके से अगर आप सर्जिकल डाइजेक्शन करवा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करवा रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपका एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो कट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, डायसेक्ट हो गया, तब भी आपको जो है वो एडीमा हो जाता है ऑफ द आर्म। ठीक है। आगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसड्यूट एंड ट्रांसड्यूट एंड एक्सुडेट। ट्रांसड्यूट और एक्सुडेट में एक चीज़ ये थोड़ा सा दिमाग में रख लें कि ट्रांसड्यूट में क्या होता है, जो भी आपके पास प्लाज्मा आ रहा होता है, मटीरियल आ रहा होता है, वो अनफिल्टर्ड होता है। तो उसके अंदर आपके पास फिब्रिनोजन भी होता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। जो एक्सुडेट होता है वो पूरा छन के अच्छी तरीके से साफ होकर फिल्टर होकर आपके पास आ रहा होता है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? ट्रांसड्यूट इज अनफिल्ट्रेट फॉर्म ऑफ अनफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा दैट कंटेन्स फ्यू इफ एनी सेल एंड does not contain large plasma protein such as fibrinogen। तो ये ट्रांसफिल्ट्रेट क्या होता है कि अनफिल्ट्रेट प्लाज्मा होता है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता। अगर होता है प्लाज्मा, ये इनफिल्ट्रेट होता है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई सेल इस तरह का आ जाए तो उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता, जैसे कि फिब्रिनोजन। ठीक है। ट्रांसफिल्ट्रेट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक एंड रिड्यूस ओनोटिक प्रेशर। ट्रांसफिल्ट्रेट रिजल्ट्स कब आते हैं? जब बस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए और ओनोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाए। हम्म तो ट्रांसफिल्ट्रेट में क्या पढ़ा कि ये अनफिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती, लेकिन थोड़े थोड़े से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो साथ में आ जाते हैं। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, इट्स ट्रांसफिल्ट्रेट इज एन अनफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का अनफिल्ट्रेट होता है, इसके अंदर कुछ अगर हो तो कुछ सेल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, सच है फिब्रिनोजन। ट्रांसोडेट, हाँ हमने बात कर ली कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से और नोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो है ट्रांसोडेट आपके पास होता है। एक्सोडेट क्या है? इट्स अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इज टिपिकली कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। एक्सोडेट ये इन्फ्लामेशन का एक साइन है, जो कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाने की वजह से जो है वो क्या कहना चाहिए, वजूद में आता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसोडेट एंड एक्सोडेट एडिमा। ट्रांसोडेट की जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है दिखने में, क्योंकि वो अनफिल्ट्रेट होता है, जैसा होता है वैसा आ जाता है। एक्सोडेट जो होता है वो थोड़ा सा टर्बिड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों में क्या होती है? मोर देन 1.05 ऑफ ट्रांसोडेट एंड लेस देन 1.01 ऑफ एक्सोडेट। प्रोटीन कंटेंट 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है ट्रांसोडेट में, और इससे डबल, एग्जैक्टली डबल जो है वो एक्सोडेट में होता है। सेल्स ट्रांसोडेट के अंदर नहीं होते और एक्सोडेट के अंदर न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। व्हाट इज़ पिटिंग एडिमा? पिटिंग एडिमा को इस तरह समझ लें कि ऐसी स्वेलिंग कि जब आप उसको उंगली लगाकर दबाएं तो वो दबा ही रह जाए, वहाँ पे आपकी उंगली का प्रिंट आ जाए। जैसा कि अक्सर किस चीज़ में होता है, हम आटा गूंदते हैं, आटा गूंद कर जब उसके ऊपर उंगली लगाते हैं तो जहाँ पर जितना प्रेशर देते हैं वहाँ पे वो उंगली छप जाती है। पिटिंग एडिमा बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये सबक्यूटेनियस लेग एडिमा होता है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर वगैरह जिनको हो राइट साइड का, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। और ये इस किस्म की स्वेलिंग होती है कि जैसे आप स्किन को टच करके दबाएंगे तो वहीं पे निशान बन जाता है, दबा रह जाता है, इसलिए इसको हम पिट एडिमा भी बोलते हैं। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा इज often caused by the increased pulmonary venous pressure secondary to left heart failure।
पल्मोनरी एडिमा जब होता है, पल्मोनरी एडिमा के कॉजेज में से एक जो वो लेफ्ट हार्ट फेलियर है। देखिए जब भी हमारे पास हार्ट फेलियर की चीज़ें आती हैं ना, मतलब ये होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी में सही से नहीं हो रही। जब ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी में सही से नहीं होगी और जिस एरिया में ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होकर रह जाएगा, लिक्विड ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर रह जाएगा, जो हमने क्वांटिटीज़ पीछे पढ़ी है इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, उससे जब ज़्यादा क्वांटिटी रह जाती है तो वहाँ पर आपको स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं एडिमा, क्योंकि भाई लिक्विड जो है वो लिक्विड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है। तो जहाँ पर आपके पास डिफरेंट एरियाज में जब ब्लड क्या कहना चाहिए कि रिजाइड करता है, एक्यूमुलेट होता है, तो उस हिसाब से जो डिजीज़ होती हैं। यहाँ पे राइट साइड का हार्ट फेलियर था तो आपके पास पिटिंग एडीमा हो गया, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर था तो आपके पास पल्मोनरी एडीमा हो गया। ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एडीमा लोकलाइज किसी एक स्पेसिफिक साइड पे होता है। अगर आपके पास लिम्फ नोड्स की जो है वो डिपोजिशन हो गई है, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं जा सका, तो उसके रीज़न में जो आपके पास ब्रेन एडीमा होता है। इसकी लोकल साइट्स कौन सी पढ़ लेते हैं, मे बी लोकलाइज टू साइट ऑफ फोकल इंजरी, abscess and neoplasm, or may be generalized as encephalitis, Atrial crisis, and obstruction to the brain's venous flow. Trauma may result in localized general edema. तो यानी जब हम जैसे लाइक ट्रॉमा इज़ लाइक कि हमने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, किसी चीज़ की टेंशन ले ली, ब्लड फ्लो हद से ज़्यादा हो गया या बिल्कुल कम हो गया, लिम्फ नोड जो है स्वेल हो गया, और स्वेल होकर उन्होंने अपने आसपास की आर्टरीज और वेन्स को जो दबा दिया, और ब्लड फ्लो अब सही से ब्रेन के पास जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जिस एरिया में ऐसा होगा तो हम उसको बोलेंगे कि इट्स अ लोकलाइज्ड ब्रेन एडिमा। वेनस फ्लो के ख़राब होने की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से जब आपको ये हो जाता है। हाइपरीमिया और कंजेशन दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर इसको गौर से सुन लेंगे तो आई गेस कभी नहीं भूलेंगे। हाइपरीमिया को पॉजिटिव समझें और कंजेशन को समझें नेगेटिव। वो मैं क्यों कह रही हूँ तो गौर से सुने। हाइपरीमिया एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन एक नेगेटिव प्रोसेस है। हाइपरीमिया क्या होता है कि दोनों में आपके ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन एक जो है वो अच्छा है आपके लिए, दूसरा आपके लिए बुरा है। हाइपरीमिया इज़ पॉजिटिव, कंजेशन इज़ नेगेटिव। हाइपरीमिया पॉजिटिव कैसे कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड टिश्यूज़ के अंदर ब्लड का इन्फ्लक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आर्टरियोल्स डायलेट हो जाते हैं, तो आपको हाइपरीमिया होता है। अब कौन सी कंडीशन की बात हो रही है, जब आपका एड्रेनर्जिक स्टेबलाइज जाता है, या आप खुश होते हैं, आप ब्लश करना शुरू कर देते हैं, आपकी चीक्स पिंक हो जाते हैं, आप जिम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आप पूरे रेड हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर आपका मसल ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ पर ब्लड का फ्लो बॉडी ने पॉजिटिवली बढ़ा दिया, और आपकी चीक्स भी रेड हो गए, आप एक्सरसाइज करते हुए ब्लड का फ्लो बढ़ गया, तो आपका हाइपरीमिया हो गया, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ गया, और जहाँ पर जितनी एडिक्वेट ऑक्सीजन की और ब्लड की अमाउंट चाहिए थी वहाँ पहुँच गई। तो यानी ड्यूरिंग एक्सरसाइज और जब आप ब्लश कर रहे हैं या किसी चीज़ पे खुश हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी स्किन के अंदर जो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, आर्टरियोल्स डायलेट हो रहे हैं, ब्लड का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि हाइपरीमिया। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि भाई ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ आपके पास आ रहा है। कंजेशन में क्या होता है कि आप खांस रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से खांस रहे हैं। जब आप खांसते हैं तो आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ रोक के खांसते हैं कि भाई मेरा सर ना हिले, मुझे ज़्यादा पेन ना हो, संभल संभल के, सही है ना, खुद को होल्ड करते हैं, फिर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से कफिंग करते हैं। जब तक आप खांस रहे होते हैं आप सही से सांस नहीं लेते, आपका ब्लड फ्लो, आपकी पूरी बॉडी पे झटके लग रहे होते हैं, आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। उस सांस के रुकने की वजह से फिर एकदम से जब आप सुकून लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो, जहाँ पे जो ब्लड था वहीं पे एक्यूमुलेट, जब आपने खांसा आपकी पूरी बॉडी नीली हो गई खांस खांस के, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे, ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास जो ब्लड जहाँ था वो वहीं रह जाता है, ब्लड वीनस फ्लो जो आपके पास आ रहा था वो रिवर्स हो जाता है या पीछे रह जाता है, आउटफ्लो हो जाता है, जो वेन में होता है ब्लड वो वेन में ही रह जाता है, और बॉडी जो है वो खांसने की वजह से, कंजेशन की वजह से आपका जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो मारता है, बैक फ्लो करता है, बैकवर्ड प्रेशर जो वो देता है पीछे, जो कि आपको हार्ट फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है बहरहाल। लेकिन कंजेशन के दौरान आप पूरे नीले हो जाते हैं, ब्लड फ्लो वहाँ पे भी बढ़ता है, कंजेशन में भी आप ज़ोर ज़ोर से खांस रहे हैं, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ा है, लेकिन और हाइपरीमिया में बढ़ता है, लेकिन हाइपरीमिया में आपके जो कलर होता है वो रेड होता है, पिंक होता है। कंजेशन में आप नीले रंग के या पीले रंग के हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड आपके पास कंजेशन की ड्यूरिंग पहुंच रहा होता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, सांस नहीं ले रहे होते खांसते हुए, तो उस ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी नहीं होती जितनी हमें चाहिए होती है। ठीक है, और उल्टा, और जो ब्लड की जो फ्लो होता है हाइपरीमिया में, इट्स अ नॉर्मल फ्लो, आगे की तरफ जाना चाहिए, आगे ही जाता है। कंजेशन में ब्लड का जो फ्लो है वो बैकवर्ड हो जाता है, और वेन्स पे प्रेशर आने की वजह से, वेन्स डायलेट होने की वजह से, डायलेट होने के बजाय वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जितना भी ब्लड होता है जहाँ पे वो, उससे जितना आगे आ रहा होता है वो आगे रह जाता है, जो पीछे का ब्लड है वो पीछे ही
जो है वो जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको कंजेशन होती है। तो कंजेशन जो है पैसिव हाइपरीमिया है, यानी खांस खांस के जो आपका खून जो है वो जमा हो गया मुंह पे, चेहरे पे, यहाँ वहाँ, वो। और एक तरफ वो जो नेचुरली जो है वो आपके पास एक एक्टिव प्रोसीजर के थ्रू, एड्रेजेनिक स्टिमुलाई के थ्रू जो आपके पास आया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाइपरेमिक टिश्यूज़ और कंजेस्टेड टिश्यूज़ में क्या फ़र्क है, वो पीछे जो मैंने बताया सारा वही होगा। हाइपरेमिक टिश्यूज़ में क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है टिश्यूज़ में ऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि कंजेस्टेड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि आप सांस ही नहीं ले रहे होते ना। हाइपरेमिक में आप सांस भी ले रहे हो, खुश भी हो, रनिंग भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो रुक रुक के, सही है, तो ब्लड रेड है आपका, उसमें ऑक्सीजन है। कंजेस्टेड के अंदर आपका जो कलर होता है वो डस्की रेड और ब्लूइश सा हो जाता है, क्योंकि आप जो आपने खुद को इतना होल्ड किया है, ब्लड का फ्लो जो है बैक फ्लो कर गया है, ब्लड की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसकी वजह से आपका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। ओके, हेपेटिक कंजेशन क्या होती है कि आपका जो लिवर है इसके अंदर जो है वो आपका सेंट्रल लोबुलर क्या लिखा हुआ है, लीड्स टू सेंट्रल लोबुलर, यानी जो आपके लिवर के फंक्शनल पार्ट्स हैं, लोब्स जो हैं वो फंक्शनल लोब्स हैं, अगर वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए या रुक जाए तो वहाँ पर जो है लार्ज अमाउंट का ब्लड का रिटेन होना आपको नेक्रोसिस करा सकता है। यानी आपका, मैं आपको इधर पिक्चर दिखा दूँ, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है वो आपकी लिवर के अंदर जो है वो ब्लड डिपॉजिट अगर हो जाए तो वो आपके लिवर सेल्स को की डेथ करा सकता है, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है एक्यूमुलेशन की। अगर उससे ज़्यादा उसके अंदर एक्यूमुलेशन होगी, एक्यूट कंडीशन की बात है, एक्यूट और क्रॉनिक का ये डिफरेंस है कि एक्यूट, इसको इस तरह से समझें कि मैंने एक बलून लिया है और मैं उसको पूरी जान लगाकर उसको फुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने 5 मिनट में उसको एकदम से इतना भर दिया कि वो फट गया। दूसरी तरफ मैंने एक बलून लिया है, मैं इसको स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक घंटे में थोड़ी 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 फूंक मार कर उसको फुलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहले वाले से ज़्यादा फूलेगा और काफ़ी लंबे अरसे तक स्टे करेगा, क्योंकि जो मैंने प्रेशर उसको दिया है बहुत स्लोली दिया है, और वो उसने जो बलून था उसने उसको अडेप्ट कर लिया थोड़ी सी चेंज को। तो एक्यूट में क्या होता है कि अचानक से कंजेशन होती है, ज़्यादा कंजेशन होती है, और वो आपके सेंट्रल लोबुलर स्पेसिस के अंदर स्टे कर जाता है, और हद से ज़्यादा उसका जो एक्यूमुलेशन है वो क्या करता है आपके सेंट्रल लोबुलर हेपेटोसाइट्स को, यानी जो आपका वर्किंग सेल्स होते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है आपके लिवर का, जहाँ पर सारा काम हो रहा होता है, फंक्शनल पार्ट होता है, वो जो है वो नेक्रोसिस में चला जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। क्रॉनिक पैसिव कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपके पास हेपेटोसाइट्स डाई ऑफ हो रहे होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फिब्रोसिस टिश्यू से। फिब्रोसिस टिश्यू यानी मोटी मोटी गुठली वाले जो टिश्यूज होते हैं, यानी वो ख़राब होकर रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं डेथ होने के बजाय। यानी ख़राब हो गया, फिर वो फिब्रस टिश्यू से जो क्या कहते हैं रिप्लेस हो गया। यानी किसी को जैसे पुरानी खांसी है तो बॉडी उस चेंज को अडेप्ट कर लेती है, और वो जो हिस्सा जहाँ पर ये हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। हम बस रिपोर्ट्स में आता है कि भाई ये चीज़ आपकी इतनी ख़त्म हो चुकी है, इतनी रह गई है, ऑपरेशन करा लें। एक्यूट में आपको इस चीज़ का चांस नहीं मिलता, वो डायरेक्ट ही मसला होता है और आप नेक्रोसिस में चले जाते हैं आपके सेल्स। क्रॉनिक में क्या होता है कि चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती है, क्योंकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करती रहती है और अपने आप को उस हिसाब से चेंज करती रहती है। नटमेग क्या होता है, अगर आप गूगल पर चेक करेंगे तो एक जायफल, अगर आपको पता हो, जायफल होती है लाइक बीटल नट, सही है, बीटल नट जैसी होती है, तो वो बहुत काली स्याह कलर की होती है, मोटी सी, उसकी वो उसको हाथ लगाएंगे बहुत हार्ड होती है। तो जब आपको क्रॉनिक पैसिव कंजेशन होती है तो बिल्कुल आपके जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो जो है वो इस तरह के नेटमेग जैसे टिश्यू से जो रिप्लेस हो जाते हैं, एंड दैट्स इट, इतना कोई। और ये जो आपका क्रॉनिक पैसिव कंजेशन है, अब जाहिर सी बात है जो आपका लिवर है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये जो है वो आगे आपका जो फिब्रस प्रोसेस है अगर ये आगे बढ़ता रहा तो ये आगे आपको कार्डियक सिरोसिस से भी दो चार करवा सकता है। और ये देखो क्रॉनिक पैसिव कंजेशन की पिक्चर है, ये जिस तरीके का ये आपको दिख रहा है लिवर डैमेज, आप जब नेटमेग की पिक्चर निकालोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा। अब हेमरेज को पढ़ लेते हैं। हेमरेज क्या होता है कि भाई कहीं से भी आपकी बॉडी में से अगर आपका ब्लड स्ट्रीम से निकल कर, वेसल से निकल कर और लीक होना शुरू हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि भाई हेमरेज हो गया। सही है, नाक में भी हो जाता है, हमारे यहाँ हेमरेज जो है वो पाइल्स का ज़्यादा कॉमन है, लेकिन नाक से भी हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, स्किन में भी हो जाती है। तो किसी भी तरीके की ब्लीडिंग को हम जो है वो हेमरेज कहते हैं। इसके 3 किस्म होती है, एक होता है पेटिकाई, और दूसरा होता है आपके पास परप्यूरा, और एक होता है काइनोमोसिस। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि या तो आपके म्यूकोजा में होगा हेमरेज या फिर आपकी स्किन में होगा। अब जो आपका पिटिकाई है ये कैसा होता है कि छोटे छोटे नुक्ते 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 जैसे ब्लड के
आपकी स्किन पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी ने बहुत सारी बारीक 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 सुइयाँ मार दी हों लाल रंग की, जैसे तिल होते हैं, तिल जैसे बारीक बारीक बहुत सारे एक साथ, उसको हम, ये आपने अंग्रेज़ों को स्किन पे ज़्यादा देखे होंगे, इसको पेटिचिया भी बोलते हैं, पेटिकाई भी बोलते हैं। गूगल पे आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन पेटिकाई मिलेगी। तो ये बिल्कुल स्मॉल इन साइज़ होते हैं, 1 mm, और ये एक नहीं होता, ये 1000-2000 एक साथ होते हैं। और दिखने में कैसे होते हैं, छोटे छोटे पिन पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। 1 mm इसका साइज़ होता है। परप्यूरा क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े पैचेस होते हैं, जैसे नक्शा बन गया हो आपके स्किन के ऊपर, अचानक से कोई नक्शा बन गया हो, बड़े बड़े पैचेस। 1 mm से 1 cm तक का इसका साइज़ होता है। और एकाइनोमोसिस क्या होते हैं, 1 cm से भी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पैचेस होते हैं। 2-3 पैचेस से पूरी कमर जो है वो आपकी कवर हो सकती है। तो ये क्या होते हैं कि आपकी स्किन के अंदर ब्लड जो है वो आपके ब्लड वेसल से निकल कर आपकी स्किन में आकर डिपॉजिट हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि भाई ये आपका पेटिकाय है, परप्यूरा या काइनोमोसिस है। इसके जो साइज़ है उसके हिसाब से हमने इसके नाम जो चेंज कर दिए। व्हाट इज़ हेमाटोमा, इज़ अ ग्रॉसली विजिबल एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा वेजेटेड ब्लड इन द टिश्यू। यानी वो ब्लड एक्यूमुलेशन जो आपको बाहर नज़र आ जाए, हम कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बाहर नज़र तो नहीं आ रही लेकिन इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, एक वो होता है। और एक जो आपकी स्किन पर बाहर जो इतना बड़ा पैच नज़र आ जाए, तो हेमाटोमा क्या होता है कि ये विजिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, उसको हम कहते हैं भाई ये हेमाटोमा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लार्ज एक्यूमुलेशन हो जाए ब्लड की डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कैविटीज़ में, तो हम उसको उसी तरीके से नाम देते हैं। जैसे अगर थॉरेक्स में हो गए तो हेमोथोरेक्स, पेरिकार्डियम में हो गए तो पेरिकार्डियम, आर्थरोसिस जॉइंट्स में हो गए तो आर्थरोसिस, इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं। हेमाटूरिया नाम से पता चल रहा है कि अगर आपके यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाए तो हम उसको हेमाटूरिया कहते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़। अगर हेमाटमेसिस क्या होता है कि अगर आप वॉमिट कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं और उसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो हम उसको जो है हेमाटमेसिस कहते हैं। और ये जो है इट्स अ कॉमन कॉज ऑफ रप्चर्ड ईसोफेजियल वर्सेस एंड पेप्टाइड कल्चर, या फिर ड्यूडेनम में भी ज़ख्म होता है तभी ऐसा होता है। हेमाटोचेजिया, ब्लीडिंग थ्रू रेक्टम, डिजीज़ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, आपकी बड़ी आंत में अगर ज़ख्म हो जाए और कोई बीमारी हो जाए या किसी रीज़न से वो डैमेज हो जाए, तो फिर आपके रेक्टम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम हेमाटोचेजिया कहते हैं। मेलेना इज़ ब्लीडिंग थ्रू योर स्टूल, आप वॉशरूम कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो आपके पास ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, तो ये जो है वो इट्स साइन ऑफ अपर जीआईटी ब्लीडिंग, कि आपके स्टूल में भी जो है वो ब्लड आ रहा है, ठीक है। एपिडेक्सिस क्या होता है कि नाक से अक्सर गर्मियों में खून निकलना शुरू हो जाता है खुद ही, तो हम उसको एपिडेक्सिस कहते हैं। हेमोटाइसिस हम कहते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स। मेनोरिया हम कहते हैं हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेटोरेज हम कहते हैं कि ब्लीडिंग हो सेम एरिया से लाइक मेंस्ट्रुअल, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। अब ये पेडिकल हेमरेज और इंट्रासेलुलर ब्लीडिंग दिखाई है आपको। अगर इस पिक्चर को, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में जूम नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको इसमें बारीक बारीक डॉट्स दिखेंगे बहुत सारे। तो मैंने आपको कहा था कि 1-2 डॉट्स नहीं होते, ये 1000-2000 डॉट्स एक साथ होते हैं। तो ये दिखने में ज़रा इस तरीके की होती है पेडिकल हेमरेज। और ये इंट्रासेलुलर ब्लीडिंग जो है वो इस तरीके की होती है, पूरा एक बहुत बड़ा एरिया आपका पैच आता है इस पर, और इस एरिया को जो है वो कवर कर देता है, ठीक है। हेमोस्टेसिस एंड थ्रोम्बोसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है। हेमोस्टेसिस यानी जैसे आपने देखा है चोट लगती है तो प्लेटलेट्स आके एक जगह पर जमा हो जाती हैं जख्म वाली जगह पर और उसको कवर कर लेती हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि एक गुठली जैसा होता है। हेमोस्टेसिस फैला हुआ एक चोट पर कवर, और थ्रोम्बोसिस एक गुठली जैसा होता है। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कवर करें, लेकिन अगर नहीं होता तो दूसरी वीडियो में इसको देखेंगे। हेमोस्टेसिस एंड थ्रोम्बोसिस बोथ प्रोसेस आर बेस्ड ऑन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दोनों चीज़ों में जो है वो ब्लड की जो है वो कोएगुलेशन हो रही है। हेमोस्टेसिस या स्टॉपिंग ऑफ हेमरेज, अगर ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है आपको, तो उसको रोकने के लिए जो नेचुरली आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलाती है, और उसके बाद आपके ब्लड वेसल्स, जब आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी हैं, उसके अंदर ब्लड को एक्यूमुलेट करके प्लेटलेट्स को ला के वहाँ जमा करके जो काम करती है उसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। यानी किसी भी चोट लग गई है, उसको ब्लड को रोकने के लिए जो आपकी बॉडी काम करेगी, हम इसको हेमोस्टेसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस इज अ पैथोलॉजिक फॉर्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इनसाइड द इंटेक्ट वेस्कुलर स्पेसेस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि आपका जो वो तो एक जिसको चोट को रोकने के लिए ब्लड था ना, चोट को रोकने के लिए काम होता है हेमोस्टेसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि आपकी जो वेस्कुलर स्पेसेस हैं
वहाँ पर किसी रीज़न से ब्लड जो है वो कोएगुलेट हो जाए, गुठली बन जाए, जमा हो जाए, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। दोनों प्रोसेस थ्रोम्बोसिस और हेमोस्टेसिस डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ न्यूमरस कंपोनेंट्स then can be which can be grouped as related to the vessels, platelets, coagulation proteins of the plasma. थ्रोम्बोसिस करने के लिए और हेमोस्टेसिस करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो दोनों में सेम ही है। एक तो वेसल वॉल, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। वहाँ पे भी बगैर प्लाज्मा प्रोटीन की कोएगुलेशन के आप थ्रोम्बोसिस नहीं बना सकते। और हेमोस्टेसिस के अंदर भी अगर आपको हेमरेज रोकनी है तो वहाँ पर आपने रप्चर वॉल के ऊपर अगर एक बैंडेज क्रिएट करना है तो भी आपको प्लेटलेट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी और प्लाज्मा प्रोटीन की कोएगुलेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। एंडोथेलियल सेल्स हैव बोथ प्रोकोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज। एंडोथेलियल सेल्स के अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं कि ये जमा भी कर सकती हैं और खोल भी सकती हैं, यानी कोएगुलेट भी कर सकती हैं और एंटी कोएगुलेट भी कर सकती हैं। तो इनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो एक जो चीज़ यहाँ पर है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, वही चीज़ वहाँ पर है फॉर थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले एंडोथेलियल सेल क्या करता है कि अगर इसको आपको प्लेटलेट्स नहीं बनवानी, अगर ये चाह रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉट का जो प्रोसीजर है उसको इनहिबिट करने के लिए किस तरह काम करता है, देखते हैं। इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, पहले तो ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स का बनना उसको रोक देगा। फिर ये क्या करेगा, एंडोथेलियल सेल आपकी जो है प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है सीक्रेट करेंगे ताकि ब्लड वेसल्स को जो डायलेट किया जा सके, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अब हम ये चाह रहे हैं कि प्लेटलेट्स ना बने, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लेटलेट्स के प्रोसीजर को बनने से रोकेंगे, प्लेटलेट्स बने ही ना। दूसरा ये कि हम वेसल्स को डायलेट कर देंगे कि ब्लड फ्लो ईजिली हो जाए और आपका जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो काम ना करे। एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी इज मोस्टली अकम्प्लिश्ड बाय द थ्रोम्बोमोडुलिन which captures thrombin and submits for the degradation of anticoagulant protein C, ठीक है। Fibrinolysis endothelium secretes plasminogen activator which generates plasmin from plasminogen. Plasmin lyses fibrin prevents the growth of clot. अब एंटी थ्रोम्बिन की क्या एक्टिविटी होती है कि क्या करता है कि ये थ्रोम्बोलिन की हेल्प थ्रोम्बोमोड्यूलिन की हेल्प से थ्रोम्बिन को कैप्चर करता है और उसकी डिग्रेडेशन करा देता है ताकि क्लॉट बने ही ना, सही है। दूसरा क्या करता है, बाय एंटीकोगुलेंट प्रोटीन सी, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन सी की मदद से डिग्रेड करा देता है आपके थ्रोम्बोमोडुलिन को ताकि आपके पास तो थ्रोम्बिन ना बने। फिब्रिनोलाइसिस क्या करता है कि फाइबर्स को बनने नहीं देता और जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को सीक्रेट करवा देता है ताकि प्लाज्मिनोजन क्या करता है कि प्लाज्मा की जो फॉर्मेशन हो रही होती है एक के ऊपर एक, ताकि वहाँ पर एक आपके पास प्लेटलेट जमा हो जाए और आपका जो है वो ब्लड जो है वो फ्लो होने से रुके। तो ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन क्या करता है कि आपकी प्लाज्मिन की जनरेशन को रोक देता है, प्लाज्मिन लाइजिस करा के, ताकि क्लॉट की ग्रोथ जो है वो ना हो सके। ये इसके 3 काम हैं। अब जो एंडोथेलियम प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग प्रमोट कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए 3 काम किए। एक तो प्लेटलेट्स बनने नहीं दी, दूसरा क्या किया कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, तीसरा क्या किया इन्होंने एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी करा दी कि आपके जो थ्रोम्बोमोडुलिन थे वो जो है वो आगे आपके थ्रोम्बिन जो है वो जाके आप उसको ब्लड वेसल को जो है वो उसमें क्लॉट ना बनने दें। थ्रोम्बिन को जो है वो सबमिट करा दिया डिग्रेडेशन के लिए कि भाई थ्रोम्बिन ने क्या करना था, जाके क्लॉट्स बनाने थे। एंटी थ्रोम्बिन ने जाके थ्रोम्बिन को डिग्रेड करा के उसका काम खत्म कर दिया। फिब्रिनोलाइसिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि एंडोसील जो है वो प्लाज्मिनोजन सीक्रेट करता है ताकि आगे प्लाज्मा जो है वो लेयर ना बनाए और जो क्लॉट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। कोगुलेंट में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। एंडोथेलियल सेल जो है ब्लड क्लॉट को प्रमोट करते हैं, यानी वहाँ पर जो उन्होंने डायलेशन करा दी थी वेसल्स की, वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन करा देंगे। जहाँ पे उन्होंने डिग्रेड कर दिया था आपके थ्रोम्बिन को, वहाँ पर ये उसको डिग्रेड करने के बजाय उसको प्रमोट करेंगे बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन का जेड। और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को ख़त्म करने के लिए इनहिबिटर ऑफ प्लाज्मिन एक्टिवेटर जो है वो उसको सीक्रेट कर देंगे। तो ये इनका काम है। एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स को जो है एक्टिवेट करा देंगे, जो मैंने आपसे बात की अभी कि ये जो वहाँ पे काम होता है उसका ऑपोजिट करेंगे। पहला क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे, फिर केमिकल रिलीज कराएंगे, फिर एग्रीगेशन कराएंगे ऑफ प्लेटलेट्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे ताकि सेकेंडरी हेमोस्टेसिस प्लग जो है वो कंपोज हो सके। इसके बाद ये जो है वो इसकी पिक्चर है, ये यहाँ पर अगर जूम हो सकती तो हम इसको ज़रा गौर से देखते हैं
कि जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में हेमोस्टेसिस में क्या होता है कि भाई आकर जो है वो आपके पास हाँ, आपको चोट लगी है, उसके बाद जो है वो आपके पास ग्रेन्यूल्स जो वो रिलीज़ होना शुरू हो गया, उसके बाद जो है वो आपके पास थ्रोम्बिन्स आए, थ्रोम्बिन्स आकर इसके ऊपर जो है वो थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेशन हो गई, उसके बाद आपने एक जो है वो ट्रैप किया, वो न्यूट्रोफिल जो है इसके साथ अटैच कर दिया एक्सेट्रा। ठीक है, अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इट्स अ सॉलिड मास ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूएंट फॉर्म विद इन द वेस्कुलर सिस्टम इन लाइफ। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एक सॉलिड मास ब्लड का अगर जमा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये थ्रोम्बोसिस है। प्री डिपोजिंग फैक्टर्स कौन से हैं इसके? वर्ट्यूज, ट्रायड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड वेसल वॉल। तीन चीज़ें होती हैं, तीन रीजंस होते हैं कि जिस वजह से थ्रोम्बोसिस होता है। अगर आपके ब्लड वेसल की जो वॉल्स है अगर उसकी परमिएबिलिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आ गए हैं तो एबनॉर्मलिटी आ गई तो तब भी ये हो सकता है। अगर आपके ब्लड फ्लो में एबनॉर्मलिटी आ गई तब भी हो सकता है। और अगर ब्लड के अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई है, तीन चीज़ें, एक तो ब्लड के अंदर एबनॉर्मलिटी, एक ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी और एक तो उसके फ्लो के अंदर एबनॉर्मलिटी, तो आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है। आर्टियल थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमनली सुपर इम्पोज ऑन आर्थरोमा। आर्टियल थ्रोम्बोसिस सबसे ज़्यादा जो है वो आर्थरोमा पे जो है इम्पोज होता है ज़्यादातर। वीनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू स्टेसिस, अगर ब्लड एक जगह पर रुक जाए, उसके अंदर जो है वो आपके पास हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ना, तो अगर ये हो जाए तो आपके पास जो वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी आपकी वीनस फ्लो के अंदर जो है वो आपके थ्रोम्बस बन जाता है, यानी उसके फ्लो के अंदर स्टे आ जाए, रुक जाए, उसके अंदर मेंटेनेंस ना रहे तो आपके पास वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। आपके पास क्लिनिकल सिक्वेंसेस फिर कौन से आते हैं? आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, वेनस थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। द वेसल वॉल प्रीडिपोजेस टू थ्रोम्बोसिस ड्यू टू द टू मेन रीजंस। दो मेन रीजंस की वजह से जो है थ्रोम्बोसिस बनता है। एक तो डैमेज ऑफ एंडोथीलियल जो प्रोड्यूस करता है कोएगुलेंट, ताकि प्रोकोएगुलेंट, ताकि जो है वो ये ना बन सके थ्रोम्बोसिस। अगर वही डैमेज हो जाए तो भी जो आपका थ्रोम्बोसिस है वो बन जाएगा। दूसरा, लॉस ऑफ एंडोथीलियल सेल्स एक्सपोज द अंडरलाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन और कोलेजन। अगर एंडोथीलियल सेल जो है वो लॉस ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, अगर आपके पास एंडोथीलियल सेल्स की जो है वो कमी हो जाए, जिसकी वजह से आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन या कोलेजन वॉल जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड वॉल की जो वो नज़र आने लग जाए, तब भी जो है वो आपका थ्रोम्बोसिस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाइंडिंग फिर नहीं हो सकती प्लेटलेट्स की। अगर आपके पास एंडोथीलियल सेल्स ही नहीं बचे हैं तो फिर बाइंडिंग कहाँ पर होगी, जिससे जो है वो हम इस प्रोसीजर को रोकेंगे। ठीक है, तो द कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एंडोथीलियल सेल इंजरी और लूज दैट इनिशिएट थ्रोम्बोसिस। कॉमन कॉजेज कौन से होते हैं? हेमोडायनेमिक इंजरी, यानी अगर ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया है, या इन्फेक्शन हो गया है, या आपके पास कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ट्रॉमा या सर्जरी किसी वजह से अगर आपके पास एंडोथेलियल सेल्स जो डैमेज हो गए तो आपको थ्रोम्बोसिस हो सकता है। द टू प्रिंसिपल चेंज इन द ब्लड फ्लो दैट प्री डिपोजिट टू थ्रोम्बोसिस आर, वो दो प्रिंसिपल जिसकी वजह से आपके ब्लड फ्लो के अंदर जो है वो थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, वो क्या है? स्टेसिस टिपिकली फाउंड इन डायलेट वेन। स्टेसिस अगर आपकी डायलेटेड वेन के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए या ज़्यादा फ्लो कर जाए तो भी आपको जो है वो थ्रोम्बोसिस बन जाता है। टर्बुलेंट फ्लो टिपिकली एनकाउंटर्ड इन एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट चैम्बर्स दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग रेगुलरली। अगर आपकी जो है वो थिक ब्लड जो है वो आप इनका जो हार्ट के चैम्बर्स में आकर जमा हो जाए, क्योंकि हार्ट जो उसी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाए, तब भी जो है वो थ्रोम्बोसिस आपके पास हो जाता है। तो इसके आगे जो है वो बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी हो, काइंडली मुझे इनबॉक्स करने, मैंने सारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ माई हिंदी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।